हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे 5 राज्यों में नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। बिहार, मणिपुर, मिजोरम, केरल, उड़ीसा, कुछ गवर्नर को ट्रांसफर भी किया गया है। तो इसके साथ हम लोग देखेंगे देश भर में जितने चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनकी पूरी लिस्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। इससे पहले प्रभारी थे, अब परमानेंट आ गए हैं। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी IJC का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। किस देश के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली ने नागरिकता दे दी है, मतलब इटली ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को नागरिकता दे दी है, क्यों दी है उसको लेकर पूरी पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनेशनल, वो भी चर्चा करेंगे। किस देश में आयोजित अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। भारत का पहला बॉर्डर सोलर विलेज का नाम बताएं जो गुजरात में है। ICMR ने भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहां पर स्थापित किया है। भारत जो है वो डायबिटीज़ की राजधानी के रूप में अब जानी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें लगे हुए हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया अभी हाल ही में। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, BPSC एग्जामिनेशन में तो कमाल हो गया, करंट अफेयर्स धुआंधार टकराए हैं। और हम लोगों ने जो मैराथन करवाए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, उससे भी क्वेश्चन खूब आए थे। वीडियो देखा ही होगा आपने। और इसी के साथ बताऊं कि BPSC यानी 71st BPSC के लिए फाउंडेशन बैच जो है फिर से एक और बैच 3 लॉन्च हो गया। फर्स्ट और सेकंड बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, क्लासेस चल रही। अब बैच 3 है और इसके जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 11 जनवरी से। तो 11 जनवरी तक ये फ़ी है नए वर्ष का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुका है और ज्वाइन करते ही करंट अफेयर्स के तो कंटेंट मिलने लगेंगे। बाकी सारे वो 11 जनवरी से आपको क्लासेस रेगुलरली तमाम जो भी GS के सब्जेक्ट हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए पूरी तैयारी ताकत लगा दी जाएगी। हमारी पूरी टीम है आपके लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप है, वहीं पर आपको BPSC का कोर्स दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने बिहार का नया गवर्नर किसको नियुक्त कर दिया है। आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, क्या है आरिफ मोहम्मद खान। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ ये रहा। ये इससे पहले केरल के गवर्नर थे। ठीक है, अच्छा, बिहार में इन्होंने किन की जगह ली है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह ली है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल भेज दिया गया है और वहाँ के गवर्नर यानी आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। ठीक है, और आपको बताऊं कि केरल का गवर्नर रहते हुए काफ़ी चर्चा में रहे थे, विवादों में रहे थे। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इन पर आरोप लगाया था कि कई सारे जो विधेयक हैं जो विधानसभा में पास हो चुके हैं उनको मंजूरी नहीं मिली, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी वहाँ की सरकार। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा था, नोटिस पे किया था गवर्नर को। ओके, लेकिन अब ट्रांसफ़र होकर ये बिहार आ चुके हैं। महत्वपूर्ण बात ये रही। बिहार मैप में ये रहा अपना प्यारा बिहार। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इधर हो गया पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन होगा मिजोरम के नए राज्यपाल का नाम बताएं। आंसर होगा VK सिंह, जनरल VK सिंह, रिटायर्ड जनरल VK सिंह। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ। और इनको डॉक्टर हरि बाबू कंभपति की जगह नियुक्त कर दिया गया है, जबकि हरि बाबू कंभपति जो वहाँ के गवर्नर थे पहले, उनको उड़ीसा भेज दिया गया है। ठीक है, तो जनरल VK सिंह भारतीय सेना के 26वें प्रमुख रह चुके हैं। और इनके बारे में बताएं तो ये 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में भी शामिल हुए थे, जनरल थे, यानी बाद में जनरल हुए थे, सेना के प्रमुख। रिटायर होने के बाद फिर पॉलिटिक्स में आए और 2 बार वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ठीक है, 2014 से 19 तक विदेश राज्य मंत्री और फिर 19 से 2024 अभी तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे। ओके, एक बार मैप के जरिए मिजोरम भी देख लेते हैं। तो प्यारा भारत है
और इधर नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पूर्वोत्तर का। और इसी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मिजोरम, ठीक है। तो इसके नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह। अच्छा, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। क्या है राजधानी? आइजॉल। यहाँ पर मैंने भी दिया है। मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा। क्या नाम है? लाल दुहोमा। अच्छा, इसकी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये मणिपुर हो गया, इधर असम हो गया, और ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो इससे सीमा लगती है। अच्छा, सवाल हो अगर, कई बार आते हैं सवाल ना, कि किस देश से सीमा लगती है? तो दो देश हैं, एक इधर बांग्लादेश हो गया और इधर म्यांमार हो गया। दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मणिपुर के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। देखिए, मणिपुर जो है ना अभी बहुत ही अशांत राज्य है, वहाँ पर जातीय हिंसा चल रही है। तो इनसे पहले, यानी अजय कुमार भल्ला से पहले, वहाँ पर लक्ष्मण आचार्य प्रभारी राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे, ठीक है, लक्ष्मण आचार्य। और तो अब वहाँ पर परमानेंट गवर्नर दे दिया गया है अजय कुमार भल्ला। ये गृह सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के, केंद्रीय होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। होम सेक्रेटरी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है, ठीक है। उसी के अंडर में देश भर के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब होते हैं। इसके अलावा देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसका पूरी जिम्मेदारी एक तरह से गृह सचिव की होती है। तो ये रिटायर हो चुके हैं, इनको 2 बार एक्सटेंशन भी मिला था, सेवा विस्तार मिला था। अब इनको अशांत क्षेत्र मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। हाँ, 4 बार उनको सेवा विस्तार मिला था गृह सचिव के रहते हुए, ठीक। तो लंबा प्रशासनिक अनुभव है और अभी बहुत ज़रूरत है मणिपुर में एक प्रशासक बेहतर हो वहाँ पर। आपको पता है कि मणिपुर, एक बार मैप के जरिए चलते हैं, मणिपुर को देखते हैं। प्यारा भारत है और इधर ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। उसी में मणिपुर यहाँ है, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। 600 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और 237 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। 60,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। कितनी दुर्दशा है वहाँ पर। अब तक 11,000 FIR दर्ज की जा चुकी है और 500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। पूरे स्टेट में सेंट्रल आर्म फोर्सेस की 288 कंपनियां हैं, करीब 44,000 जवान वहाँ पर तैनात हैं। तो अशांत क्षेत्र है, वहीं पर इनको भेजा गया है, ठीक है, गवर्नर के तौर पर। ओके, क्या नाम है इनका? फिर से याद कर लीजिए नाम, अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व गृह सचिव हैं। ओके, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? एन बीरेन सिंह। अच्छा, सवाल हो कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं मणिपुर के? तो इधर देखिए, ये नागालैंड हो गया, इधर ये असम हो गया और ये मिजोरम हो गया। ओके, और किस देश से सीमा लगती है? तो इधर ये है म्यांमार। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उड़ीसा के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? यानी राष्ट्रपति ने किनको नियुक्त किया है प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो आंसर होगा हरि बाबू कंभपति, ठीक है। क्या नाम है? हरि बाबू कंभपति। तो इन्होंने रघुबर दास की जगह ली है। पहले ना उड़ीसा के गवर्नर रघुबर दास थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह अब इनको लाया गया है। और ये मिजोरम के, इससे पहले मिजोरम के गवर्नर थे, तो वहाँ से एक तरह से ट्रांसफ़र करके और यहाँ जिम्मेदारी दे दी गई है उड़ीसा के गवर्नर की, ठीक है। 2021 से अभी 2024 तक वो मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं और अब यानी 25 दिसंबर से उड़ीसा की जिम्मेदारी वो निभाएंगे, ठीक है। अब वो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं और फिर 1993 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी और विशाखापट्टनम लोकसभा जो सीट है उससे 2014 में वो सांसद भी रहे थे, फिर बाद में गवर्नर बना दिए गए थे, ठीक है। तो अब उड़ीसा के वो गवर्नर हैं। उड़ीसा मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? मोहन चरण मांझी। क्या नाम है? मोहन चरण मांझी। और इसके पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो इधर तो हो गया ये पश्चिम बंगाल, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इधर ये आंध्र प्रदेश हो गया और ओके, तो ये हो गया।
हालांकि तेलंगाना तो नहीं आता है, लेकिन ये मैप में इस तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने केरल का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? मैंने पहले ही बताया, पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ये हिंट दिया था मैंने। आंसर क्या होगा? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये बिहार के गवर्नर थे, तो बिहार के गवर्नर को अब इनको कहाँ, केरल भेज दिया गया, और केरल के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार भेज दिया गया। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तो इससे पहले बिहार के गवर्नर थे, उससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं और बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं ये। ठीक है, तो केरल की बात कर रहे हैं। फोटोग्राफ ये रहा इनका, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का। एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। ठीक है, केरल को, केरल यहाँ पर ये रहा। ओके, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। और पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो इस तरफ कर्नाटक हो जाता है, फिर इधर तमिलनाडु हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब क्या करते हैं, ये हमने इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए मणिपुर में अभी आ गए हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अजय कुमार भल्ला। मिजोरम में रिटायर्ड जनरल वी के सिंह। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओडिशा में हरि बाबू कंभपति। ठीक है, अच्छा, शुरू में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि देश भर के राज्यों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की पूरी मैं अपडेटेड लिस्ट भी दूंगा, बताऊंगा आपको, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके सारे राज्यों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं कौन? नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार, वहाँ पर नए गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री तो पहले से हैं नीतीश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब झारखंड, राज्यपाल हो गए यहाँ के संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए। ओके, पश्चिम बंगाल, राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम, वहाँ के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, असम की बात करते हैं, वहाँ पर गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ओके, नागालैंड, वहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। मणिपुर की बात करेंगे तो अजय कुमार भल्ला, अभी लेटेस्ट उनको तैनाती दी गई है गवर्नर के तौर पर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मिजोरम की बात करेंगे, वहाँ पर है रिटायर्ड जनरल वी के सिंह। ठीक है, अभी लेटेस्ट अपडेट है ये, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। त्रिपुरा की बात करते हैं, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ये गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। मेघालय की बात करें, वहाँ के गवर्नर हैं CH विजय शंकर और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ओके, आगे बढ़ते हैं, सारे राज्य आज कवर करते हैं। राजस्थान, वहाँ के गवर्नर हैं हरि भाऊ किसान राव बागड़े और मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश, उसके गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? मोहन यादव हैं। ओके, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहाँ पर गवर्नर है रमन डेका। ओके, और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। ओके, विष्णुदेव साय। आगे बढ़ते हैं और इस तरफ देखते हैं, गवर्नर है हरि बाबू कंभपति, जो कि अभी लेटेस्ट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं ओडिशा में। वहाँ के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें, CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री बने हैं, लेटेस्ट ही हैं, कुछ वक्त पहले की बात है, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तेलंगाना की भी बात कर लें, तेलंगाना में वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जिष्णुदेव वर्मा है, जिष्णुदेव वर्मा, और मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, पूरा नाम यही है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। ओके, अब चलते हैं आगे। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ओके, मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया।
आ जाओ भाई, हाँ। तमिलनाडु की बात करें, RN रवि हैं गवर्नर, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक है। केरल की बात करें, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है। मुख्यमंत्री हैं P विजयन। गोवा, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्ले। ठीक है। तो ये तमाम राज्यों के, देश भर के राज्यों के मैंने दे दिए, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के नहीं, लेकिन राज्यों के पूरा डेटा मैंने आपको दे दिया। PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आएगा, पूरा ध्यान में याद रहेगा। ओके, तो PDF जो है वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है डेली का PDF करंट अफेयर्स का। वैसे अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं ना, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बेसिक मेंबरशिप है, ISPCS मेंबरशिप है, जिसके ज़रिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। पिछले 2 साल के कंटेंट और अगले 1 साल तक आपको अपडेट मिलता रहेगा, PDF, वीडियो, टेस्ट, सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। हमारे सरकारी जॉब न्यूज़ जो चैनल है यूट्यूब का, उसका ऐप है, उसका नाम क्या है, शार्प लर्निंग। तो बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 दिसंबर को। ठीक है, देखिए 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो भारत की जीत हुई थी शानदार ढंग से, और ये फोटोग्राफ तो ऐतिहासिक है। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों की जो बहादुरी है उसको सलाम करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने ढाका में आत्मसमर्पण किया था। 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे, वो उन्होंने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। और भारत की इस जीत के बाद, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था पहले, तो वो इस जीत के बाद बांग्लादेश बन गया था। तो ये ऐतिहासिक क्षण है। उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उस वक्त के जो सेना के चीफ थे, फील्ड मार्शल सैन मानिक शॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और तमाम जो भारतीय नेता, उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, तो इन सब के जो साहस और नेतृत्व, उन सब के बदौलत ये सब कुछ हो पाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन दिसंबर 2024 में होगा? आंसर होगा फ्रांस और UAE। अब एक सवाल इस पर ही हो सकता है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया है। ठीक है, मकसद ये है कि त्रिपक्षीय, ठीक है, त्रिपक्षीय जो है वो रक्षा सहयोग हो सके। ओके, तो ये देख रहे हैं अरब सागर के ऊपर है ये तमाम जहाज, फाइटर प्लेन, इसके अलावा जो सर्विलांस प्लेन है, वो सब है अरब सागर के ऊपर, कराची से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। और किन एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया? तो भारत के सुखोई 30 MKI, जगुआर, IL-78 और भी कई सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसने ये जामनगर से उड़ान भरी थी। फ्रांस का जो जेट था जैसे राफेल, वो UAE के अल धाफरा एयरबेस से उसने उड़ान भरी थी। और UAE भी शामिल था, वहाँ से F-16 विमान ने हिस्सा लिया था अल धाफरा एयरबेस से। ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए समझाते हैं, आपको बताते हैं ये कैसे कैसे कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो प्यारा भारत है, और इधर जो है वो पश्चिम एशिया है, ये जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, कहते हैं यूरोप और अमेरिका के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, है ये पश्चिम एशिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस, UAE और भारत के, तो UAE से ही फ्रांस के और UAE के जहाज ने उड़ान भरी यहाँ पर, और इधर जामनगर से, और यहीं पर अरब सागर के ऊपर ये कराची से 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर दूर, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुआ था, शानदार एक्सरसाइज। ओके, तो ये बात है, डेजर्ट नाइट अभ्यास है, ये 2022 में ये तय हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये चल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। एक बार और बताऊं कि GS फाउंडेशन बैच 3, तीसरा बैच, 2 सक्सेसफुल बैच के बाद तीसरा बैच ये लॉन्च हो चुका है। प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और फ़ी मात्र इतना ही है, इतने में आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। 24 महीने तक वैलिडिटी रहेगी, और 10 महीने में हम पूरा कोर्स करवा देंगे, पूरी टीम
लगेगी आपके लिए। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया है? आंसर है चेन्नई में। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, किसने स्थापित किया है? तो आईसीएमआर ने। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो उसी ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन यानी MDRF के सहयोग से इसको स्थापित किया है। ठीक है, क्या होता है ये डायबिटीज़ बायो बैंक? देखिए, ये जैविक नमूने का भंडार होता है यहाँ पर, यानी बायोलॉजिकल सैंपल वहाँ रखे जाते हैं और प्रोसेस किया जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है ताकि ये रिसर्च हो सके। और ख़ास तौर पर यहाँ पर क्या है, देश भर के युवाओं में जो विभिन्न प्रकार के डायबिटीज़ हो रहे हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में जो डायबिटीज़ हो जाता है कुछ वक्त के लिए, तो उन सब के ब्लड के जो सैंपल हैं उसको वहाँ पर स्टोर किया जा रहा है ताकि भविष्य में रिसर्च किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, लैंसेट की रिपोर्ट आई है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दुनिया भर के अखबारों ने ये छापा है कि दुनिया के 1/4 डायबिटीज़ मरीज जो है ना वो भारत में ही है। ठीक है, मतलब दुनिया में 80 करोड़ से अधिक वयस्क डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और इनमें से आधे को इलाज नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ में से 1/4 यानी 21.2 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज भारत में है। मतलब ये हुआ भारत डायबिटीज़ की कैपिटल के रूप में उभर रहा है, इतनी ख़राब हालत है। ओके, और दूसरे स्थान पर चीन है जहाँ पर 14.8 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक खास चीज़ बताई गई है कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो वैश्विक असमानता को उजागर कर रही है, और ख़ास तौर पर जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं वहाँ के युवा डायबिटीज़ के मरीज बनते जा रहे हैं, उसमें बड़ी वृद्धि हो रही है। और वजह है जीवन की जो जटिलता है, जोखिम है, टेंशन है, तनाव है, खान पान है, तो और भी शारीरिक जो दिक्कतें हों, तो ये डायबिटीज़ की समस्या हो रही। और डायबिटीज़ की समस्या होगी मतलब क्या हुआ? इस देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मरीज है उसको ज़िंदगी भर हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज, आँख की रोशनी कम, जैसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ध्यान न दिया तो। बड़ी दिक्कत है कि युवा आबादी में ये बीमारी हो रही है। युवा आबादी किसी भी देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखा जाता है, और वो बीमार हो रहा है तो मतलब कि वो इस देश के विकास के योगदान में उतनी बेहतर भूमिका नहीं निभा पाएगा जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति निभा पाता। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 दिसंबर को। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा, जागरूकता, इन सब के लिए मनाया जाता है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका आयोजन करता है। पहली बार 2013 में इसको मनाया गया था। ठीक है, तो अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम यानी LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन उसका परीक्षण किया है? आंसर USA यानी अमेरिका। देखिए, एंटी मिसाइल सिस्टम को लेकर ना पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है और अमेरिका चाहता है कि वो सबसे आगे रहे। तो अपने एंटी मिसाइल सिस्टम में उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को फिट कर दिया। अब आपको पता है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना उसकी स्पीड कितनी होती है? मैक 5, 3800 मील पर आवर, 3800 माइल्स पर आवर की स्पीड से। तो इस स्पीड की वजह से ना दुनिया का कोई भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट उसको तुरंत मार गिराया जा सकता है अगर इसके टारगेट में कोई आ गया तो। भागना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, और अगर ये मिसाइल लॉन्च हो गया तो कोई दूसरी मिसाइल जो इसको रोक नहीं सकती है। रडार पर डिटेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो परीक्षण कहाँ पर हुआ है? ये अमेरिका के फ्लोरिडा में। ठीक है, और इसको अमेरिकी जो सैनिक हैं नौसेना में, अमेरिकी सरकार इसको नौसेना में शामिल करने की योजना बना रही है। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रही है खबर थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। एक बार मैप के जरिए समझते हैं। प्यारा भारत है और यहाँ पर ही है गोवा, शानदार पर्यटन के क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो इसके जो पड़ोसी हैं, इधर तो महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटका हो गया। तो आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई थी अंग्रेज़ों से 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो गोवा है ना, ये पुर्तगालियों ने कब्जा किया हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कितना भी कहा कि भाई चले जाओ, छोड़ दो, ये भारत का हिस्सा है। अब कहे ना, हम नहीं हटेंगे भाई। तो फिर क्या हुआ? फिर सैन्य अभियान चलाया गया। ओके, 1961 में ऑपरेशन विजय नाम दिया गया उसको। ओके, और भारत की तीनों सेनाओं ने उसमें हिस्सा लिया, वहाँ की जनता ने भी हिस्सा लिया। और फिर 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया। सेना पहुंची और वहाँ का जो कमांडर था पुर्तगाली, उसने सरेंडर कर दिया, बस घुसना था। तो सेना ने तो ये कर दिया, बाकी चीज़ें, चूँकि वो यूरोपीय देश है, पूरा बवाल मच गया कि भाई सेना से कब्जा कर लिया एक जगह। बाकी काम फिर यूनाइटेड नेशंस में और इसके अलावा तमाम देशों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कन्विंस किया कि भाई ये मेरा क्षेत्र है। ओके, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। वहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्याम बेनेगल का निधन हो गया 23 दिसंबर 2024 को। तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? आंसर होगा 1991 में। ये इतने ही मतलब शानदार व्यक्तित्व है इनका और इतना काम किया हुआ है कि प्रश्न बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन एक प्रश्न मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था श्याम सुंदर बेनेगल का, कब हुआ था? 1934 में 14 दिसंबर को हैदराबाद में। अभी किडनी की समस्या थी, 90 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। शुरू में इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, बाद में इनको फोटोग्राफी का शौक लगा। ठीक है, अपने पिताजी का एक कैमरा था, उसी से उन्होंने एक फिल्म बना दी थी छोटी सी। बॉलीवुड में खासतौर पर जो 8 फिल्में होती ना, उसके जनक के तौर पे इनको माना जाता है। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यजीत रे, इन सब पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम, दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर, भारत एक खोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका निर्देशन इन्होंने किया था। 25 फिल्में की हुई हैं, 45 डॉक्यूमेंट्री, 15 एड फिल्म बनाई थी। एक फिल्म है जुबैदा, इसके अलावा द मेकिंग ऑफ महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंडी, वेलकम टू सज्जनपुर जैसे बहुत बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी हुई थी। ठीक है, श्याम बेनेगल। और उन्होंने तो बहुत सारे कलाकार दिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे नसरुद्दीन शाह, मतलब इन्होंने ही ब्रेक दिया था, इन्होंने ही फिल्मों में लिया। उसके बाद नसरुद्दीन शाह, आज नसरुद्दीन शाह बने। उसके बाद फिर ओम पुरी, अमरीश पुरी, अनंतनाग, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, सिनेमेटोग्राफर गोविंद निहलानी। ठीक है, तो ये सब उनकी आखिरी फिल्म जो थी ना, वो थी 2023 में मुजीब। पहली फिल्म थी अंकुर, 1974 में वो फिल्म आई थी। अवार्ड की बात करेंगे इनको तो 1976 में पद्मश्री मिला था, 1991 में पद्म भूषण मिला, 18 द हिंदू के अनुसार 18 नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते थे। कुछ अखबार 8 लिख रहे थे, लेकिन द हिंदू ने 18 नेशनल अवार्ड की बात कही और सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो, यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 2005 में घोषित किया था, पहली बार 2006 में मनाया गया था इसको। अगला क्वेश्चन, महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत ने यह खिताब जीत लिया है, चीन को हरा कर जीता। इससे पहले 2023 का खिताब भी भारत ने जीता था। ये कब आयोजन हुआ है? तो ये 7 से 10 दिसंबर को आयोजित किया गया था एशियाई हॉकी संघ के द्वारा।
ठीक है, हॉकी का ये टूर्नामेंट था, चैंपियनशिप था। मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली ने नागरिकता दे दी है? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को नागरिकता दी। किस नीति के तहत ये नागरिकता दी गई है वहाँ के? तो इतालवी अप्रवासियों के वंशजों को वहाँ नागरिकता देने का प्रावधान है इटली में। मतलब इटली के का कोई व्यक्ति रह चुका है और वो दूसरे देश में गया, उसके जितने वंशज हैं उनको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको जूस सैंग्विनिस कहते हैं, खून के रिश्ते के सिद्धांत पर ये आधारित है। हालांकि वहाँ आलोचक ही मानते हैं कि ये नीति जो है वो दूर के वंशजों को नागरिकता देती तो है, लेकिन वहाँ में जन्म ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो अर्जेंटीना एक बार देख लेते हैं। तो वो है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में। तो ये रहा अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहीं पर जो है वो मतलब यहीं के राष्ट्रपति को ये दिया गया है। अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, यहाँ ये किस महादेश में? तो दक्षिणी अमेरिका। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, जिनको इटली की भी नागरिकता मिल गई है। मुद्रा यहाँ पर चलती है अर्जेंटीने पेसो। अब पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर चिली हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है, पराग्वे हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, और ये एक देश है उरुग्वे। ठीक है, समुद्र की बात करेंगे तो ये अर्जेंटीना सी हो गया यहाँ पर। ओके, इटली को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ठीक है, और यहाँ रेड कलर में जो है वो इटली देख रहे हैं आप। ओके, तो इटली ये यूरोप में है, राजधानी रोम है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मेटेरेला। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं, जॉर्जियो मेलोनी है, जानते ही होंगे आप। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। पड़ोसी देश इसके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये सब हैं। भूमध्य सागर है इस तरफ यहाँ पर। ओके, तो क्या है कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जियो मेलोनी, और अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो मिलेई, तो उन दोनों के बेहतर संबंध हैं। तो ये पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने ये तय किया है कि 2025-30 का एक एक्शन प्लान है, तो उसको अपनाया जाए। और इसके तहत दोनों देश जुडिशियल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति गहरा मतलब संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में पेंशनर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 दिसंबर को। ठीक है, ये दिन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है, जिसने रिटायर्ड कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया था। ठीक है, तो अभी कौन सी लेटेस्ट स्कीम है केंद्र सरकार की पेंशन को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों की? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। ठीक है, कुछ महीने पहले ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। कौन है इनमें से? वी रामा सुब्रमण्यम। क्या नाम है? वी रामा सुब्रमण्यम। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो किसकी जगह ली है उन्होंने? तो विजया भारती सयानी की जगह ली है, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रही थी, मेंबर भी हैं एनएचआरसी की। ठीक है, तो अब परमानेंट ये बन चुके हैं, तो इन्हीं का ये अब वहाँ पर इन्हीं की अध्यक्षता में एनएचआरसी चलेगा। क्या नाम है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एनएचआरसी के बारे में, तो ये केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, रिटायर्ड जज करते हैं। ठीक है, पहले तो केवल चीफ जस्टिस ही बन सकते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, बाद में फिर चेंज किया गया था नियमों में। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं।
और इसमें सुप्रीम कोर्ट के मेंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का कार्यरत या रिटायर्ड जज होता है, 2 सदस्य मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखने वाला वो व्यक्ति होता है। आयोग में एक महिला सदस्य को भी रखा जाता है। इसके अलावा 4 पदेन सदस्य और भी होते हैं, ठीक है, पदेनी। तो वो जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 5 मुख्य सदस्य होते हैं, बाकी जो होते हैं कुछ पदेन सदस्य भी और होते हैं, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 5th से 8th क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा अब, ठीक है। न्यूज़ आई ये रहा, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है 23 दिसंबर को। होता ये था पहले नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत कि 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं तो उनको अगली क्लास में सीधे प्रमोट कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्कूल से निकाल दिया जाए, ठीक है। अब ये होगा कि अगर स्टूडेंट फेल हो गया ना 5वीं से 8वीं के बीच में, तो उनको 2 महीने के अंदर में दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगर दोबारा फेल होते हैं तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको जैसे 5th में थे बच्चे तो 5th में ही रह जाएंगे, ठीक है। नई नीति का मकसद ये है, सरकार का ऐसा करना है कि स्टूडेंट को सीखने की क्षमता को बेहतर किया जाए। ये नहीं सोचा जाए नहीं पढ़ रहे हैं तो 8th तो निकाल ही लेंगे, ये जो मानसिकता है ये न किया जाए, ठीक है। तो इसी के लिए ये किया गया। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? आंसर कुवैत। कुवैत की यात्रा पर थे, 2 दिवसीय। तो 22 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सम्मान आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये वहाँ के आमिर हैं, वहाँ का जो चीफ होता है आमिर कहलाता है। तो इनका नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, बड़ा लंबा नाम है। क्या नाम है इनका? फिर से बोलते हैं आपको, शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस सम्मान है जो भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है, और ये सम्मान पाने वाले पहले ऐसे भारतीय हैं, ठीक है। दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं को ये अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड दिया जाता है दोस्ती की निशानी के तौर पर, उसके द्वारा तमाम राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी शासक, इन सबको दिया जाता है, ठीक है। तो पिछले 43 ईयर में भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत यात्रा है। एक बार मैप के जरिए देखते हैं, प्यारा भारत है। अब चलते हैं पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया की ओर, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो उसी में मैप में देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये है कुवैत, ठीक है। इसके पड़ोसी इराक और सऊदी अरेबिया से सीधी सीमा लगती है, ठीक है। तो कुवैत में यात्रा करने वाले अंतिम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। 1981 में उन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद से फिर अभी ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। तो इस दौरान दोनों देशों के बीच में डिफेंस, इसके अलावा बिजनेस, ट्रेड, इन सब को लेकर बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे मजबूत करेंसी वो कहाँ की है? वो कुवैत की है, कुवैती दिनार। अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर है मजबूत करेंसी में, नंबर 1 कुवैत है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश में आयोजित अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा कुवैत। वहीं गए थे और वहाँ उन्होंने उद्घाटन किया। ये अरेबियन गल्फ कप है और इसमें 8 देश शामिल होते हैं। तो बहरीन, यूएई, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तो इन सब का एक ये आयोजन किया गया था, ठीक है, अरेबियन गल्फ कप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 दिसंबर को, ठीक है। इसी दिन 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय को
यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर होगा जस्टिस मदन बी लोकुर। जस्टिस मदन बी लोकुर ये यूनाइटेड नेशंस के यानी UN असेंबली जो है ना, तो उसी ने ये संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जिम्मेदारी दी है। ठीक है, इंटरनल चीज़ों को देखना, ये सब जिम्मेदारी है इनकी। ओके, तो जस्टिस काउंसिल है, इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, उसी की जिम्मेदारी दी गई है। वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं भारत में, फिर फिजी में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो काम कर चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया 20 दिसंबर 2024 को? आंसर को हरियाणा। 89 ईयर के थे, इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के नेता थे, 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका अंतिम कार्यकाल 2005 तक था, 1999 तक। ठीक है, जन्म हुआ था 1935 में। वो चौधरी देवीलाल के पुत्र थे। चौधरी देवीलाल जो है वो उप प्रधानमंत्री रह चुके थे इस देश के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज, उसका नाम बताएं जो गुजरात में है। आंसर होगा मसाली। क्या नाम है? मसाली। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। करीब 800 लोगों की आबादी है और 119 घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और वहाँ से अब 255.5 किलोवाट बिजली जो वहाँ के गांव की ज़रूरत है वो पूरी हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। क्या है ये? बॉर्डर सोलर विलेज। अच्छा, अगर सवाल हो जाए कि देश का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव कौन सा है, तो गुजरात का ही है, मोढेरा गांव है। ठीक है, उसको ऐसा पहला गांव घोषित किया गया था जो सोलर एनर्जी से ही चलता है, मोढेरा गांव। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फर्क है, बॉर्डर सोलर विलेज तो मसाली। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको भी। ओके, नए साल की भी शुभकामनाएं आगे आने वाले वक्त में। तो तैयारी शुरू कर दी है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, ऐप देखिएगा, शार्प लर्निंग ऐप, वहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। ओके, बाय।